हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 10th का जो सेट एग्ज़ाम हुआ है अभी अगस्त में वो करेंगे। 20 नंबर का पेपर था ये। इस टाइप के क्वेश्चन जो इस पेपर में आए हुए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन फाइनल में आते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को अगर अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लोगे तो आपको फाइनल में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी फाइनल एग्ज़ाम में। पहला जो क्वेश्चन था इसमें क्या था कि 12 और 20 का HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि 12 का जो है अलग से हम फैक्टराइज करें कि 12 को 2 से गया 6 आ गया, 2 से फिर भाग किया तो 3 आ गया, 3 को 3 से भाग किया तो 1 आ गया। इसी तरह फिर 20 के हमने फैक्टर बना लिए कि 2 से भाग किया 10 आ गया, फिर 2 से भाग किया 5 और 5 किसी से नहीं जाता तो 5 से ही भाग हो गया, 5 एकम 5। ठीक है। अब इसका क्या किया, 12 के फैक्टर को इकट्ठा लिख दिया, 20 के फैक्टर को इकट्ठा लिख दिया। अब हमने इसके पेयर बना दिए कि जो दोनों में कॉमन है, 12 वाले में भी और 20 वाले में भी। 2 12 वाले में भी है, 20 वाले में भी है, इधर भी 12 और 20 वाले में है। तो 2 और 2 ये हमारे जो है दोनों में कॉमन आ गए, तो 4 जो है हमारा आंसर हो गया। तो इसका जो फोर्थ सी पार्ट जो है 4 क्वेश्चन 4 आंसर है। ठीक है। अगला जो है बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अधिकतम शून्यक लिखिए। अधिकतम शून्यक का मतलब होता है कि इसकी मैक्सिमम जीरोज़ कितनी आएंगी। कैसे? जितने की पावर होती है। अब देखो इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है? 2 है। तो इसकी मैक्सिमम जो जीरोज़ होंगी वो क्या होंगी? 2 होगी। अगर यहाँ पर जो है इसकी हाईएस्ट पावर देखो 3 होती, एक्स 3 होता तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जाती? 3। तो मैक्सिमम जीरोज़ भी कितनी हो जाती? 3। तो n अगर पावर का कोई भी इक्वेशन दे रखी है तो उसकी मैक्सिमम जीरो कितनी हो जाएंगी? n हो जाएंगी। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है कि x की जो पावर है वो हमें देखनी है, जितनी पावर है उतनी ही मैक्सिमम जीरोज़ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता बनाई जाती है। तो देखो जो हम क्वेश्चन करते हैं तो जिसकी हम CF निकालते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि जो बारंबारता दे रखी थी 4, 5, 8 इस तरह की, तो हम क्या करते हैं 4 में 5 जोड़ दिया तो 9 आ गया, 9 में 8 जोड़ दिया तो 17 आ गया। ये जो हमारी होती है ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये हम किस में निकालते हैं? माध्यक में निकालते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा माध्यक, डी वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है खालिस्तान भरो। खालिस्तान भरो में क्या है कि 2 इक्वेशन दे रखी हैं, A1 x B1 y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस टाइप की के जो है 3 ऑप्शन बनते हैं। एक क्या बनता है जो क्वेश्चन में दे रखा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें क्या होगा कि सारे के सारे इक्वल हैं, यानी कि इस इक्वेशन के पॉइंट और इस इक्वेशन के पॉइंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो जो लाइन होगी वो हमारी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी, इसको बोलते हैं हम समपाती। ठीक है। और अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर इस तरह की इक्वेशन है तो इसमें देखो इस 2 के जो पॉइंट हैं वो सेम होंगे, एक के पॉइंट सेम नहीं होंगे। तो हमारी इस तरह की लाइन आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? समानांतर लाइन। कैसी बोलते हैं? समानांतर लाइन। ठीक है। ये आंसर आएगा। और थर्ड जो होता है उसमें होता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से एक लाइन ये आ गई, दूसरी लाइन इसको कहीं ना कहीं काटती है, तो इसको बोलते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। प्रतिच्छेदी लाइन, ये इसका आंसर आएगा। इन तीनों में से जो है कोई भी ऑप्शन आ सकता था पेपर में, जैसे अब की बार ये आया हुआ है, नेक्स्ट टाइम ये आ जाए या ये आ जाए। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पेपर में हमेशा आते हैं। तो ये तीनों ही मैंने बता दिए कि अगर तीनों इक्वल है तो समपाती, 2 इक्वल है, एक नॉट इक्वल टू है तो समानांतर, और तीनों नॉट इक्वल टू हैं तो क्या आएगा? प्रतिच्छेदी लाइन्स। ठीक है। नेक्स्ट है असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव क्या होता है? जो हो ही नहीं सकती। जैसे हमने एक डाई फेंकी, डाई पे 1 से 6 तक के नंबर होते हैं और मैं कह दूँ 7 आने की संभावना क्या है, तो 7 आने की संभावना क्या होगी? आ ही नहीं सकता, तो इसको हम बोलते हैं असंभव।
और इसको हम जो है 0 से लिखते हैं कि 0 प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि हो ही नहीं सकता तो इट मीन्स 0। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, असंभव की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। अब क्या है कि द्विघात समीकरण x² + 3x + 2 के मूल वास्तविक और असमान हैं। अब ये इक्वेशन दे रखी हैं और इसके दोनों जो मूल हैं वो क्या हैं, वास्तविक हैं और इक्वल नहीं है। तो हम अगला जो उसने दे दिया कारण कि ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और असमान होते हैं, तो वो क्या होता है, b² - 4ac > 0। ये 3 कंडीशन होती है। एक हमारी होती है b² - 4ac > 0, दूसरी होती है b² - 4ac = 0 और तीसरी होती है b² - 4ac < 0। इसमें क्या होते हैं, वास्तविक मूल होते ही नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होते। इसमें दोनों मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि वास्तविक होते हैं और बराबर नहीं होते, यानी कि असमान होते हैं। ये 3 कंडीशन है। अब जो इक्वेशन दे रखी है हमारी, वो दे रखी है सॉरी x² + 3x + 2। अब देखो इसमें a क्या होता है, जो x के आगे हो 1, b क्या है 3 और c क्या है हमारी 2। अब क्या है b² यानी कि 3 का स्क्वायर -4 इंटू में a हमारा 1 है और c हमारा 2 है, तो 9 - 8 क्या आ गया, 1 > 0 आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, > 0 है तो मूल क्या है, वास्तविक है और असमान है। तो दोनों कंडीशन हमारी ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि अभिकथन a और r दोनों सही है। ठीक है, और r जो है a की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 और -2 और 3 दे रखा है। ठीक है, तो देखो अब जो है शून्यक होते हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा हमारा दे रखा है -2 और बीटा = दे रखा है हमारा 3। अब हमें द्विघात समीकरण निकालना है और समीकरण क्या होता है हमारा, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। अब देखो x², अब हमें निकालना है अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होगा, -2 + 3। अब देखो इसमें से दोनों साइन इक्वल नहीं है तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि बड़ा किसका है, प्लस का। तो यहाँ आ गया 1 और अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, -2 इंटू में 3, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² - 1 इंटू में x प्लस -6, तो बन जाएगा x² - x -6 = 0। ये हमारी इक्वेशन आएगी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना √3 एक प्रिमेय संख्या है। जो हमने सिद्ध करना है उससे हमने उल्टा मान लिया कि ये एक प्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो √3 = a/b और a और b क्या है, सहअभाज्य या सपूर्णांक है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य क्या होती है, जो एक के अलावा किसी से भाग ना हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर = a/b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 = a² / b², और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये b² कहाँ चला जाएगा, इधर, तो 3b² = a²। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि a² जो है, a² 3 से भाग होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, 3 का मल्टीपल हो गया। जो भी जिसका मल्टीपल होता है वो क्या होता है, भाग उसी संख्या से जरूर भाग होता है। देखो जैसे 2 × 3 है,
2 गुणा में 4 है, 2 गुणा में 5 है। तो ये संख्या किससे गुणा हो रही हैं? सारी 2 से। तो ये 2 से तो ज़रूर भाग होंगी। ये पीछे की संख्याओं को हम a मान लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a। यानी कि जो ये a है ये पूरा का पूरा इज इक्वल टू मान लो b के है, तो ये जो b है ये सारी 2 से तो भाग होगी ही होगी। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं? कि मान लो हम ये लिखे 2a इज इक्वल टू b, और ये a की जगह क्या है हमारी? 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 2 से। तो सारी की सारी संख्याएं जो है 2 से मल्टीप्लाई है, तो जो b है वो हमारा 2 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, क्योंकि 2a को हम भाग करेंगे तो 2 से भाग हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर जो है 3 से भाग होता है, ठीक है। जबकि a और b क्या था? a, तो यहाँ पहले लिखेंगे तो a भी 3 से भाग होगा, ठीक है। अब हम क्या कर ले? a इज इक्वल टू अगर हम 3b कर ले, 3c सॉरी b तो हमने यह मान लिया, a इज इक्वल टू हम 3c कर ले, क्योंकि a जो है 3 से भाग हो रहा है, तो इसको हम किसका? a को हम 3 का मल्टीपल कह सकते हैं, और c कोई भी नंबर है, जैसे 3, 4, 5 था, ये हमने c मान लिया। तो a की जगह हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c और उस पूरे का स्क्वायर। क्योंकि a को हमने 3c माना, तो a की जगह हमने 3c रखा है, तो ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c हो जाएगा। यहाँ से क्या शो हो रहा है कि b स्क्वायर भी 3 से भाग हो रहा है, और b भी 3 से भाग होगा। तो a और b जो है दोनों 3 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। जबकि हमने जो मानना था वो क्या मानना था? कि सह अभाज्य संख्या एक से अलग किसी से भाग नहीं होते, अतः जो हमने माना था वह गलत है, ठीक है। इसलिए √3 एक अप्रिमेय संख्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ से क्वेश्चन शुरू किया हमने और यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर आप लोगों को तभी मिलेंगे जब आप यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट फिर देख लो कहाँ से किया हमने कि √3 जो है एक प्रीमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। सिद्ध क्या करना है कि ये इर्रेशनल है। तो जो हमने माना वो हमें क्या करना है? गलत सिद्ध करना है, गलत प्रूव करना है। तो हमने क्या किया? √3 इज इक्वल टू a/b। ए और बी को हमने मान लिया सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है एक से अलग वो किसी से भाग ना हो। जैसे 3 और 5 होगी, 5 और 7 होगी, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं सहभाज्य, कि वो एक से अलग किसी से भाग ना हो। ए और बी को हमने ये मान लिया। अब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये इसका मल्टीपल हो गया। मल्टीपल होते ही क्या हो गया? ये इसके से भाग होना शुरू हो गया। तो हमने यहीं लिखा कि a स्क्वायर 3 से भाग होता है तो a भी 3 से भाग होगा। फिर हमने a से भाग 3 से भाग हो रहा है तो उसको हमने 3c कर दिया। अब a की जगह हमने 3c कर दिया, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि b भी जो है 3 का मल्टीपल आ गया तो b भी 3 से भाग होगा। b भी 3 से भाग हो रहा है, a भी 3 से भाग हो गया है, जबकि हमने क्या माना था कि दोनों एक से अलावा किसी से भाग नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे कि ये दोनों के दोनों 3 से भाग हो रहे हैं, जबकि हमने माना था कि ये जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए ये हमने जो माना वो गलत है और √3 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है। इसका जो और में क्वेश्चन आया हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली पेपर में आता ही आता है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ये है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है हुक्म का पत्ता। अब देखो टोटल जो होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं 52।
इसमें से 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 जो है क्या होता है ईंट, और 13 ही जो होते हैं हुकुम, चिड़ी, पान। ठीक है, हुकुम, चिड़ी, ईंट और पान, इस तरह के जो 13 होते हैं, 13 चौकू 52, टोटल 52 हो गए। अब कह रहा है हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने हो गए 13, तो एक निकालना है, 13 में से कोई भी एक निकल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पहली हुकुम का पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 13/52। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 13 एकम 13, 13 चौकू 52, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। फिर है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो, लाल दो तरह के रंग होते हैं, लाल और काला। ठीक है, अब देखो 52 है, दो ही तरह के रंग होते हैं, तो 26 लाल और 26 काले। अब 26 में से जो लाल रंग का है उसमें तस्वीर के पत्ते होते हैं 3 और 3 6। ठीक है, क्योंकि 13 में से 3 होते हैं, तो 13 दो जो हो गए हमारे लाल रंग के हो गए, तो 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, तो कितने आ गए 6, 6/52। काट दे, 2 तिया 6 और 26। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3/26। अगला है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, अब देखो ईंट कितनी है 13, और उसके अंदर तस्वीर वाले पत्ते 3। तस्वीर वाले पत्ते होते हैं बादशाह 1, ठीक है, बेगम 1, और एक होता गुलाम। ये 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 13 में। ठीक है, तो 3 हो गए, और उसमें से कहा एक बादशाह, किस में से, ईंट की बेगम, नहीं सॉरी बेगम कही है ईंट की, तो ईंट के पत्ते हो गए 13, उसमें बेगम होगी 1, तो क्या हो जाएगा 1/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका में 40 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित किया गया है, लैंप का माध्यक निकालना है। अब देखो माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में से जो है हमें पहले निकालनी है, ये क्वेश्चन है, देखो 1500 से 2014, 2000 से 2556, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब हम निकालेंगे CF। CF होती है संचयी बारंबारता। क्या होती है, संचयी बारंबारता। ये कैसे निकालते हैं कि पहला एज इट इज़, फिर पहले वाले में दूसरे वाला जोड़ देते हैं, इस वाले में तीसरे वाला, ये आ गया, तीसरे वाले में ये जोड़ेंगे, देखो 14, 14 में 56 जोड़े 70, 70 में 60 जोड़े 130, 130 में 86 जोड़ेंगे 216, 216 में 74 जोड़ेंगे 290, और 290 में 62 जोड़ेंगे 352, और 352 में 48 जोड़ेंगे 400, टोटल आ गया हमारा 400। अब हमारा जो है फार्मूला होता है माध्यक निकालने का, क्या होता है, ये माध्यक इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू में H/F। तो माध्यक निकालने का फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H। अब L क्या होता है, F क्या होता है, n/2 क्या होता है, ये देखो 400 है, 400 का हम आधा करेंगे, ये टोटल है हमारा n का आधा आ गया, 400 का आधा n/2। L क्या होता है हमारा लोअर लिमिट, किसकी लोअर लिमिट, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का कैसे पता चलता है, देखो जो 200 है वो किसके अंदर आया हुआ है, यहाँ 200 हमारा किस में आया है 216 में, तो इसके सामने वाली जो होती है हमारी F होती है, तो F हमारी आ गई 86, और इसके बिल्कुल सामने ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, तो इसके सामने जो 3000 है वो हमारी होगी लोअर लिमिट। ठीक है, 3000 हमारी होगी लोअर लिमिट। और H क्या होती है, हाइट। हाइट का मतलब होता है दोनों लिमिटों का अंतर, 2000 से 2500, 2500 से 3000, इन सब में कितने का अंतर है 500 का, तो H हमारा आ गया 500। और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF हमारा जो होगा फार्मूले में वो क्या होगा, जो हमारा F है उससे ऊपर वाला, तो ये 216 था, इसके ऊपर वाला 130। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा,
ये रहा। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि 3000, ठीक है, प्लस कितना, देखो 3000 प्लस 200 CF, हमारा CF ही था फार्मूले में, ठीक है, माइनस ये n/2 माइनस CF अपॉन 86 F इंटू में 500। समझ में आया क्या किया हमने? देखो ये फार्मूला था, इसमें हमने लिख दिया 3000, क्यों? क्योंकि देखो लोअर लिमिट हमारी 3000 आई। अब हमारा n/2 हमारा कितना आया 200, CF हमारा क्या है 130, F हमारा कितना है 86। तो हमने ये फार्मूले में अप्लाई कर दिया। अब 200 में से 130 घट गए, कितना आ गया 70 आ गया, ठीक। तो ये आ गया हमारा कि 3000 प्लस 70 गुणा में 500 गुणा में अपोन में 86, इसको काटा तो ये आ गया 35 गुणा में 500 बटे में 86। तो 3000 प्लस 17 500 बटे 43, और 17 500 को हम 43 से भाग करते हैं तो आ गया 406.98, और आंसर आ गया हमारा 3406.98, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था 5 नंबर का, और ये फाइनल पेपर में भी जो है 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब देखो धनात्मक क्रमागत क्या होता है, पहले तो क्रमागत देखो, क्रमागत धनात्मक तो क्या होता है पॉजिटिव नंबर, जैसे 3 और 4 5 6 7 8 इस तरह की। और क्रमागत होता है लगातार, जैसे 3 और 4 हो गया, 5 और 6 हो गया, 7 और 8 हो गया, कोई भी 2, तो हमें नहीं पता कौन से 2, तो हमें को एक x को मान लेते हैं। तो देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा धनात्मक हो जाएगा x+1। फिर क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, वर्ग यानी कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, योग यानी कि प्लस x² प्लस x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसको हम खोल लेंगे तो x² एज इट इज़, इसको खोल दें तो x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में 1 इज इक्वल टू 365। अब x² ये 2 हो जाएगा तो 2x², इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 2x और प्लस 1, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 365 इज इक्वल टू 0। क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 2x² आ गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि x² के बाद हम x लेके आते हैं, तो 2 इंटू में x इंटू में 1 क्या हो गया 2x, और ये 1 एज इट इज़, और इसको लिख देंगे x² प्लस 2x, और ये आ जाएगा माइनस 1 घटाएंगे तो 364 बराबर में 0। अब देखो ये 2 से भाग हो रहा है, इस ये भी और ये भी, तो 2 हम इसमें से कॉमन ले लें, x² प्लस x माइनस इसको भाग करेंगे तो 2 एकम 2 बच गया 1, 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। अब 182 के टुकड़े किस तरह से कि माइनस होकर कितना बचे 1 बचे, तो 182 के हम टुकड़े करेंगे, ठीक है, इस तरह से 2 पर कितना आ जाएगा 2 नीम 18, 2 एकम 2, फिर 13 से 13 सत्ते 91, ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, और देखो ये प्लस का है यहाँ पर निशान, तो बड़े वाला प्लस का, तो हम इसको लिखेंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और ये 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आकर किस में हो जाएगा भाग में, और 0 को हम किसी भी चीज़ से भाग दें तो क्या बचता है 0, ठीक है। तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये हमारी बन जाएगी यहाँ से x कॉमन x+14, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन, यहाँ भी आ जाएगा x+14 बराबर में 0, x+14 कॉमन, और यहाँ से बच गया x, और यहाँ से बच गया माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारी यहाँ से आ जाएगा x+14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू 13।
अब क्वेश्चन में बोला गया था धनात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है, तो ये संभव नहीं है, तो इसको हमने छोड़ दिया। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 13। अब देखो हमने क्या माना था, x 13, तो दूसरा जो होगा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 और 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो पूर्णांक आ गए हमारे 13 और 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। अब वो कह रहा है एक फ्रूट स्टॉल में मोमोज और स्प्रिंग रोल बेचता है। एक ग्राहक 3 प्लेट मोमोज और 2 प्लेट स्प्रिंग रोल 290 रुपये में खरीदता है और दूसरा ग्राहक 2 प्लेट मोमोज और 2 प्लेट स्प्रिंग रोल 240 में खरीदता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम मान लेते हैं, देखो ये सेम क्वेश्चन है कि मोमोज का रेट मान लेंगे और स्प्रिंग रोल का रेट मान लेंगे। कि माना जो मोमोज है, मोमोज की एक प्लेट जो है कितने की आ रही है, x रुपीज़ की, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल की जो है प्लेट आ रही है कितने की, y रुपीज़ की। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ग्राहक क्या करता है, 3 प्लेट मोमोज यानी कि 3 गुना में x, मान लो देखो एक प्लेट 10 रुपये की आ रही, तो 3 प्लेट कितने की आएंगी, 30 रुपये की, यानी कि हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो एक प्लेट x की आ रही है तो 3 प्लेट कितने की आ जाएंगी, 3x की। 2 प्लेट स्प्रिंग रोल यानी कि 2y, कितने रुपए दिए टोटल उसने, 290 रुपये। फिर अगला ग्राहक क्या कर रहा है, 2 प्लेट मोमोज खरीदता तो 2x प्लस 2 स्प्रिंग रोल तो 2y बराबर में 240। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर दें, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3 में से 2 गए, x बच गया, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का बच गया, और यहाँ बच गया 50। तो मोमोज की प्लेट कितने की आ गई, 50 रुपये की। इसको पहली इक्वेशन में रख लो या दूसरी में, तो पहली में रखा है 3x, x की जगह हमने रखा है 50 क्योंकि x की वैल्यू 50 आ गई, प्लस 2y बराबर 290। तो ये आ गया 150 प्लस 2y बराबर 290। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 290, और ये प्लस का इधर आकर माइनस का 150, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 140 2y, और y बराबर 140/2 70, यानी कि स्प्रिंग रोल की प्लेट आ गई 70 रुपये की, और उसकी कितने की आ गई, मोमोज की प्लेट आ गई 50 रुपीज़ की। तो आंसर हो गया 50 रुपीज़ एंड 70 रुपीज़, ठीक है। ये आ गए मोमोज और ये आ गए हमारे स्प्रिंग रोल, ठीक है। ये क्या आ गए, स्प्रिंग रोल। अब क्वेश्चन पढ़ो, इसका क्या दे रखा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलोपन विधि, जो हमने विधि यूज की वो विलोपन ही थी। कुल मूल्य प्लेट का और उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल कुल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई यानी कि 50 प्लस 70 कितना हो गया, 120, ठीक है। अब उसने यही क्वेश्चन पूछे हैं 3 क्वेश्चन कि मोमोज की प्लेट x की है, स्प्रिंग रोल की y की है, तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म हमारे ये बन गए, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा, समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। ये हमने इसको हल कर दिया तो हमारी वैल्यूज आ गई x 50 और 70। एक प्लेट मोमोज और एक प्लेट स्प्रिंग रोल का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एक प्लेट का 50 प्लस ये आ गया 120 रुपये। तीनों क्वेश्चनों के जो है ये आंसर हो गए और ये पेपर हो गया पूरा। देखो पेपर था इजी सा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।